Hello and welcome. Welcome to NGO Newsworld's Activist Quest program. Friends, जैसे आपको मालूम है कि हम एक्टिविस्ट क्वेस्ट में एक्टिविस्ट से बातचीत करते हैं। ये वो एक्टिविस्ट हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं बिना कुछ ये सोचे कि उनको वापसी में क्या मिलेगा। और they don't care for the returns except the satisfaction. इनका जज्बा कि इनके जज्बे की कहानियां बहुत इंस्पायरिंग होती हैं। इनकी जर्नी कैसी होती है, इनके चैलेंजेस कैसे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम है। एक्टिविस्ट क्वेस्ट जो एनजीओ न्यूज़ वर्ल्ड का लीडिंग प्रोग्राम है, इसमें हम एक्टिविस्ट को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी, उनके चैलेंजेस। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, उनके चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। शायद कुछ कम हुआ होंगे तो कुछ बढ़ भी गए। आज मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़ रही है भोपाल से, और ये मेंटल हेल्थ के एरिया में काम करते हैं, उस फील्ड में काम करते हैं। और मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत वैरायटी है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो जिसमें कोई पर्टिकुलर एज से रिलेटेड नहीं होता है। कला मोहन जी मेंटल हेल्थ के इश्यूज पे काम करती हैं, भोपाल से हैं, और शी इज डन अमेजिंग वर्क। इनका निदान इंक्लूसिव स्कूल है जो कि सर्विसेज देता है टू स्पेशल चिल्ड्रन विद यूनिक माइंड्स एंड एंडलेस पोटेंशियल, विच इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। और एक्टिविस्ट की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, ये हम जान चुके हैं। बहुत सारे हमने एक्टिविस्ट से बात की है। कला जी, वेलकम टू द शो। और थैंक यू। पहले बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही? इस जर्नी को शुरू करने के लिए ईश्वर ने बहुत पहले ही शायद ये तय कर दिया था कि ये काम हमारे ही हाथों होगा। और इसकी शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी, जब मैं एजुकेशनिस्ट में हूँ और तब मैं प्रिंसिपल हुआ करती थी। और कई बार ऐसा होता है कि कक्षाओं के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, उनके व्यवहार संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो टीचर्स ज्यादातर इन बच्चों को लाके प्रिंसिपल के कमरे में जमा कर देते हैं कि मैम ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं भी यही सोचती थी कि पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, इतना एक जगह नहीं बैठते हैं, तरह-तरह की समस्याओं का। अब पेरेंट्स का हमेशा ये रहता है कि घर में बच्चा बहुत अच्छा है। तो घर में बच्चे अच्छे हैं पर स्कूल में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और मैंने देखा कि ये बच्चे स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के बच्चे हैं। ये नॉर्मल जो हम जिस तरह से क्लास के अंदर पढ़ाते हैं उस तरह की पढ़ाई से ये नहीं अपने आप को मैनेज कर पाएँगे। तो फिर मैंने खुद ने ही अपना पढ़ाई अनवरत एक यात्रा है सीखना, जारी रखी और खुद स्पेशल एजुकेटर बन गए। और उसके बाद उन बच्चों के साथ जो काम 2000 समझ लीजिए 4-5 में जो शुरू किया था, उसको मूर्त रूप दिया 2013 में, जब इन सभी बच्चों के लिए एक अलग से संस्था हम लेकर आए। और सबका सहयोग मिला, साथ मिला। चुनौतियाँ आज भी हैं, चुनौतियाँ तब भी थीं और आसान नहीं होता। एक नॉर्मल मुख्य धारा से हटकर कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति जब करता है तो वो आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस काम को करने के लिए आप निमित्त थे, निमित्त हैं और जब तक हैं तब तक हैं। तो चल रहा है, सफ़र जारी है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना बिल्कुल आसान नहीं है, ये तो सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि पालकों का मानते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी पालक ये कैसे स्वीकार कर ले कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई मानसिक तकलीफ है। क्योंकि बच्चा बाहर से बिल्कुल संपूर्ण दिखाई देता है। आपको और हमको भी ऐसा लगेगा कि इसमें क्या तकलीफ है, क्योंकि देखिए अगर दृष्टि बाधित हो या शारीरिक अंग से कहीं से भी बाधित हो तो ये चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन मैं जिन बच्चों के साथ या हमारा निदान जिन बच्चों के साथ काम कर रहा है, हमारी टीम जिन बच्चों के साथ काम कर रही है, उन बच्चों की तकलीफें दिखाई नहीं देती। वो तब आपको समझ में आएगा जब किसी कार्य को आप करने के लिए बोलेंगे या उनके जो व्यवहार संबंधी चीजें हैं वो दिखाई दे। वरना उनको समझ में सब आता है, लेकिन वो
देख के आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा। तो स्वीकार्यता एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि किसी भी परिवार में इस बच्चों का होना अपने आप में, आप जानते हैं जिस तरह से लिया जाता है पारिवारिक और जो समूह है वो हमेशा एक अलग नजर से उस परिवार को देखने लगता है, जहां पर किसी भी तरह का मानसिक तकलीफ वाला बच्चा या बड़ा हो, उस परिवार को ही हम अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। और शायद यही कारण है कि समाज में स्वीकार्यता नहीं होने के कारण पालकों में भी वो स्वीकार्यता नहीं है। तो उसको लाने में, एजुकेट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके बारे में समझाना, और दिखाई नहीं देता क्योंकि रिपोर्ट सब नॉर्मल आती हैं। आपको कोई एमआरआई में नहीं दिखाई देगा, आपको किसी रिपोर्ट में नहीं दिखाई देगा। सिर्फ तब दिखाई देगा जब आप उससे कुछ कार्य कराएंगे, कुछ कार्य करने को कहेंगे, आपका संप्रेषण बाधित होगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपका सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऐसी-ऐसी जगहों पर आवाज को सुन के वो कुछ हरकत करेगा, किसी स्मेल वाली चीज से कुछ हरकत करेगा, या किसी भी तरह की कुछ, आप उसके व्यवहार से ही समझ पाएंगे कि ये दूसरे बच्चों से कुछ अलग है। तो उसको समझाने में ही जो समय लगता है वही एक समय है। बाकी तो देखिए, हर बच्चा अलग होता है, तो उसके साथ काम करने के लिए भी कई चुनौतियां आती है। कुछ बच्चों का जो व्यवहार है वो कई बार वायलेंट भी होता है। कभी बच्चे पुश करते हैं, कभी काटते हैं, कभी थूकते हैं, कभी नोचते हैं। कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए टीम को तैयार करना पड़ता है कि इस तरह की चुनौतियाँ आपको आएँगी, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, संयम नहीं खोना है, क्योंकि ये देखिए, इन बच्चों ने, जो दूसरे बच्चों को हम दिखाते हैं कि ये सब इम्प्रूव कर चुके हैं। तो ये चुनौतियाँ हैं और ये रोज़ की हैं, रोज़ की एक नई चुनौती है, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और जो इस फ़ील्ड में काम करता है, मुझे लगता है शायद ईश्वर ने उनको मानसिक रूप से इतना सशक्त भी बनाया है कि वो इन चुनौतियों को सामना कर लेता है, कर पाता है। मतलब मैं काफ़ी पॉज़िटिव हूँ, तो मैं हमेशा आपको, ज़्यादातर मेरे शब्द आपको ऐसे ही सुनाई देंगे जो सकारात्मक ही होंगे, क्योंकि मुझे हार मानना पसंद नहीं है, मुझे लड़ना पसंद है और हर चुनौती का सामना करना पसंद है। और मुझे इसलिए लगता है कि चुनौतियाँ आती हैं, नो डाउट, किसी का भी सफ़र आसान नहीं होता और इस फ़ील्ड में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सब हो जाता है, संभव है। आपने ये कहा कि रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स में आपको कुछ नहीं पता लगेगा। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जो हम एक आम इंसान को बताएंगे कि बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बच्चे से मैं मिली हूँ, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी वो एक जगह पर नहीं बैठ रहा है। पूरे टाइम वो पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, चीज़ें गिरा रहा है, चीज़ें फेंक रहा है और बात नहीं सुन रहा है। साढ़े 4-5 साल का बच्चा है, यानी जो उसकी एज स्पेसिफिक बिहेवियर है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक बढ़ती उम्र में आने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर्स हैं। तो ये बच्चा का अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, साथ ही साथ ये बच्चा हाइपर एक्टिव भी है, यानी एक नॉर्मल एक्टिव से ज़्यादा एक्टिव है। और इसके साथ व्यवहारात्मक ये होता है कि स्कूल में बच्चों को धक्का देना, कई बार बच्चों का थूकना, बच्चों को काटना, ये वाली चीज़ें भी, क्योंकि उनको समाज की नॉर्म्स भी नहीं समझ में आते कि ये एक फिक्स नॉर्म्स है, ये कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं, इसको भी प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ये तो हो गई एक हाइपर एक्टिव बच्चे की बात, लेकिन अगर उसको बिठा के सिखाते हैं, समझाते हैं, वो गिनती पूरी बोल रहा था, अपना नाम बता, बाकी सारी चीज़ें, अल्फाबेट भी उसको पूरे आते हैं, कलर्स उसको पूरे आते हैं। वो अब देखिए, बौद्धिक रूप से उसकी उम्र के हिसाब से उसे सब आता है, लेकिन व्यवहार संबंधी बातों में या उसके अपने खुद के कंडक्ट उसकी प्रॉपर नहीं है, फोकस नहीं है और अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन भी नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। एक दूसरा होता है ऑटिस्टिक बच्चा, जो सभी लोग आजकल ऑटिज्म पर चर्चा भी बहुत हो रही है और कुछ कारण ऐसे हैं कि बच्चों की संख्या भी भारत में बढ़ रही है। तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनका तो बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट आपको नहीं देंगे। कुछ गतिविधियां ऐसी होंगी जिसको वो रिपीटेडली करेंगे और आवाज निकाल सकते हैं। स्पीच का भी डिले हो सकता है, कुछ बच्चा वर्बल होता है, कुछ बच्चा नॉन वर्बल भी होता है। नॉन वर्बल बच्चे को सुनाई दे रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। फ्लैपिंग हैंड्स, स्टैम्पिंग फीट,
स्टेमिंग करना, ये सब चीजें घुमाना, ये सब चीजें करेंगे। और जितनी हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हाइपर एक्ट भी हो सकते हैं सेंसरी, और नीचे भी हो सकते हैं। तो स्मेल से खाना खाने में भी तकलीफ हो सकती है। कड़ी चीजें खाएंगे या बिल्कुल सॉफ्ट खाएंगे, दोनों एक्सट्रीम हो सकता है। या तो एकदम आपको इतना मोटा मोटा रोटी बना के देना पड़ेगा जो च्यू करेंगे, और या एकदम मैसी करके आपको मैश करके सॉफ्ट करके देना, दोनों हो सकते हैं। आवाज की इशू हो सकती है, थोड़ी सी जोर से आपने बोल दी तो इशू है। कुकर की विसल एक इशू हो सकती है, गाड़ी का हॉर्न एक इशू हो सकता है, कहीं बैलून टूट गया फूट गया उसका भी इशू हो सकता है, तो अपने कान को बंद कर लेते हैं। तो आंख का भी, विजुअल का भी होता है। तेज रोशनी नहीं, अंधेरा पसंद कर सकते हैं या तेज रोशनी पसंद करेंगे। बोथ एंड्स आर देयर, नॉट इजी टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये सब चीजें मार खाते हैं बेचारे बच्चे, क्योंकि ये सब चीजें समझ नहीं आती है। तो माता पिता, ये जो बच्चा थोड़ी देर पहले जिससे मैं मिली, उसको बोला उन्होंने कि हम बहुत मारते हैं मैम, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में भी बैठता नहीं है शांति से, तो हम मारते हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब बच्चा पिटता है तो फिर वो रिबेलियस भी हो जाता है, और जिद्दी हो जाता है, और वायलेंट हो जाता है। तो ये सब चुनौतियां ही हैं, चुनौतियों का सफर है ये, कि कैसे हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, क्योंकि मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं रह पाता ना बच्चा, क्योंकि किसी को हर्ट करेगा तो दूसरा बालक उसको नहीं पढ़ने देगा। हम इतने सेंसिटिव नहीं हैं, और नहीं हम में इतनी संवेदनशीलता है कि हम इन बच्चों के पेरेंट्स को या इन बच्चों को समझें। हमारे देश में तो मानना, फिर समझना, और समझ के फिर उस पर काम करना, ये तो पूरी एक प्रक्रिया है, और ये सारा चीज होने में टाइम लगता है। कि जो एज बढ़ती जाती है उसमें आने वाली डेवलपमेंटल, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिसीज नहीं है। और इनको हम साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता कर सकते हैं। और अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है या बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो इम्पल्सिविटी को कम करने के लिए साइकियाट्रिस्ट एक माइनर मेडिसिन भी देता है, ताकि उनके न्यूरॉन के इम्पल्सेस थोड़े से सेटल रहें। और उसके बाद थेरेपीज कंटिन्यू होती हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच नहीं है तो स्पीच थेरेपी, आपका फिजियोथेरेपी भी, क्योंकि कई बार उनकी मसल्स भी प्रॉपर डेवलप नहीं होती हैं, और अगर कुछ चलने में दिक्कत है तो उसके लिए अलग से थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन चलता है, म्यूजिक है, डांस है, थेरेपीज बहुत सारी होती हैं, ताकि बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस आ जाए, बच्चे को व्यवहार संबंधी, ताकि पालक इस बच्चे को लेकर कहीं भी जा सकें। इस लायक बनाने की जो एक जिम्मेदारी है वो हमारी संस्था की है, और संस्था के लोग मिलके इसको करते हैं, और अच्छा लगता है। कई बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में भी चले गए हैं, जा ही रहे हैं। इस साल भी 2-3 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, वो सेटल हो गए हैं। सेटल हो जाते हैं तो मुख्य धारा के स्कूल में एडमिशंस हो भी जाते हैं, और वो रख भी लेते हैं बच्चों को। दैट्स अ रे ऑफ होप जो आपने दिखाई है। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ मेंटल हेल्थ का इशू है तो मतलब पूरे जीवन भर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ऑटिस्टिक बच्चे तो कई बच्चे बहुत हाई फंक्शनल होते हैं, मतलब इतना हाई फंक्शनल होते हैं कि एक बार उनका अगर समझ आ जाए, हो सकता है ज्यादा बात नहीं करेंगे अपने काम में, जबकि इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि इनको दिन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अगर आपने उनको एक काम सिखा दिया तो एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे को वो काम और न्यूरो डाइवर्स बच्चे को काम दे दे, हमेशा न्यूरो डाइवर्स बच्चा उस काम को ज्यादा मात्रा में आपको करके देगा, क्योंकि उसको वो करना अच्छा लगने लगा, तो फिर उस काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। म्यूजिक में, डांस में बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छी लिरिक्स इनको याद रहती है, कंप्यूटेशनल स्किल बहुत अच्छा होता है। कैलेंडर, मेरे यहाँ से जादुई बच्चे हैं जो ये सारी करामात दिखाते हैं जो हम नहीं दिखा पाते। मतलब आप पूछिए उनसे, अप डाउन ट्रेन का नंबर बताइए, वो ये बता देंगे ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है। कैलेंडर आप उनसे पूछ सकते हैं 27 जुलाई को कौन सा दिन आने वाला है, वो आपको त्वरित बता देंगे। आप कैलेंडर पलटाते रहिए, इतनी देर में तो वो आपको बता देंगे। सो दे आर वेरी गिफ्टेड वंस आल्सो। तो बहुत रे ऑफ होप ही है, कहीं भी मायूस होने की जरूरत हमको है ही नहीं, पर समय रहते काम करने की जरूरत है। हम मायूस होके उसे घर में छुपा के रख दें, लोगों को नहीं बताएं, तो वो तो इसका कोई समाधान है ही नहीं। लोगों के सामने लाएं, उसके अधिकारों के लिए लड़ें, खड़े, यहाँ एक्टिविज्म का काम है भाई।
हम जो करते हैं एडवोकेसी भी करनी पर दोनों साथ चलता है अंजू जी। एक्टिविज्म एंड एडवोकेसी ये दोनों जब साथ चलती है तो बच्चा बिल्कुल मुख्य धारा से जुड़ता भी है, और नहीं तो अपनी जगह बना के हमें देनी पड़ेगी उसको कि हाँ ये तुम्हारी जगह है, ये तुमको करना है। तो एक समूह का भी सहयोग। कला जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जिसको काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने बताई। अब मैं वापस आपको आपकी जर्नी पे लेके चलती हूँ। तो आपने कहा कि यू स्टार्टेड योर करियर एज एन एजुकेशनिस्ट, राइट? और उसके बाद धीरे-धीरे आप इस तरफ इस फील्ड में आए। इसमें एक फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि एक्टिविज़्म बहुत आसान काम नहीं है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। घर में शुरू से समाज सेवा देखा हुआ, मेरे पिताजी सामाजिक परिवेश में रहे, मैंने वो माहौल घर में देखा हुआ है। और उसके बाद जब शादी जहाँ हुई तो मैंने देखा मेरे पति भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जितने भी डेड बॉडीज अनक्लेम्ड होते थे उनको सबको पूरे उसके साथ उनका दाह संस्कार या जैसा भी उनका रिलीजन अनुसार कराते रहे हैं। तो मुझे अगर मैं कहूँ कि फैमिली का सपोर्ट मिलने में मुझे कहीं तकलीफ आई हो, तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई, कोई मनाही कभी नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने आप को ज़रूर स्ट्रेच किया। क्योंकि देखिए 24 घंटे हर व्यक्ति के पास होते हैं, जिसमें आपको घर, परिवार, बच्चे, आपकी अपनी एजुकेशन, आपका अपना जॉब और साथ में समाज सेवा। ये सब चीज़ों को मिला के अगर आपको करना है, तो शायद नींद कभी 3 घंटे की होगी, कभी 4 घंटे की होगी, कभी हो सकता है नींद हो ही नहीं। तो ये सब कुछ मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया। परिवार ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, वो हाँ ज़रूर कहते थे, जितना उनका सामर्थ्य था उतना सपोर्ट भी मिला है मुझे। अच्छा घर, अच्छा परिवार मिला। शायद इस मामले में मैं काफ़ी फॉर्च्यूनेट हूँ। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे मेरे पति का आज भी साथ है, क्योंकि मेरे पति ही निदान में पूर्ण रूप से समर्पित सेवा अगर कोई कर रहा है तो वो मेरे मोहन जी हैं। मोहन ये जो कला है उसका आधा मोहन जो है वो वही है। उन्होंने ही वो ही संभालते हैं बच्चों को, और उनका उस संस्था के प्रति जो समर्पण है वो बिल्कुल भी मतलब मुझे कहीं तकलीफ नहीं हुई। ये बना बहुत अच्छा रहा है। इसमें एजुकेशन हैज़ प्लेड अ की रोल इन योर फैमिली। एजुकेशन हैज़ प्लेड अ की रोल, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो ज़ाहिर-सी बात है अवेयरनेस का लेवल कंपेयर टू अदर्स विल बी मोर, चांसेस विल बी देयर। ऐसा तो कई बार देखा है कि बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं और उनका जो रवैया सोसाइटी के प्रति या मेंटल हेल्थ के बच्चों को लेके या कोई डिफरेंटली चैलेंज बच्चों को देख के, आई मीन दे आर वेरी इनडिफरेंट, और दे आर वेरी बहुत अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करते हैं। सो एजुकेशन के साथ अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कला जी, अभी तक आपने ऐसे कितने बच्चों को लगभग क्वांटिफाई नहीं करना है, बट लगभग कितने बच्चों को आपने मदद की है, और आगे की आपकी जर्नी में कैसे आप अपनी जर्नी देखते हैं? व्हाट इज योर मिशन इन लाइफ? कोई भी अच्छा काम शुरू तो हम कर देते हैं, लेकिन इसका जो एक सस्टेनेबल मॉडल जो अगर हम देखते हैं, तो आज की डेट में हमने पालकों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो संस्था हम चला रहे हैं, ये आगे भी अनवरत जारी तभी रह सकती है जब हमें पार्टनर्स हमारे अपने पालक ही मिले। और ईश्वर की मेहर है कि हमारे पालक हमारे साथ खड़े हैं, और अभी उनके बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो हम एक बहुत आगे का अगर हम विज़न देखें, देखिए अंजू, एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि मेरा बच्चा जाके एकदम मुख्य धारा में तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ नहीं खड़ा हो सकता। फिर क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करे, या संस्थागत होने वाले व्यवसाय में वो अपना कंट्रीब्यूशन करे और अपना एक जीविकोपार्जन का एक रास्ता वो निकाल ले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें हर बच्चे का इंटरेस्ट एरिया अलग होता है, हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता अलग होती है, हर बच्चा अलग-अलग होता है। तो इसको पूरा क्लस्टर वाइज़ करना और उनके हिसाब से वोकेशनलाइजेशन करना, उनके हिसाब से वोकेशन स्टार्ट करना, ये सब चैलेंजेस हैं। और इसके लिए संस्था अभी, क्योंकि मेरे अभी जो बच्चे हैं उसमें बड़ी उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा नहीं हैं, अभी धीरे-धीरे हो रहे हैं, और इसीलिए अभी संस्था ने 2
एजुकेटर्स को पूना ट्रेनिंग के लिए भेजा है कि वो वहां जाकर एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स लें, जिसमें एक वोकेशनल बच्चों के लिए, जैसे आप फ्लावर्स से कलर्स बनाना या ऐसी कोई कोई चीजें जो हैं, बैग्स बनाना, बाग प्रिंट करना, ब्लॉक प्रिंट करना, आपके पेपर बैग्स बनाना, ये सारी चीजें जो है वो ये बच्चों के से द्वारा कराया जा सकता है, जिसमें वो इंटरेस्ट लेते भी हैं और अभी छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, इसको थोड़े बड़े स्तर पर करना, ताकि एक संस्था अपने स्वयं पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाए। ये एक हमारा चैलेंज है, क्योंकि आज जो कुछ ये संस्था कर रही है, इसको हम अगर कहें कि सेल्फ फंडिंग भी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक पारिवारिक फंड से भी ये चल रहा है। कुछ एफ्लुएंट फैमिलीज इसका जो फीस है वो देते हैं, लेकिन जो कम तबके से आते हैं, जिनका आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो हम उनको कंप्लीट एजुकेशन तो फ्री सबको है, थेरेपीज के हम चार्ज लेते हैं। तो चैलेंजेस तो मैम रोज, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर लेवल तक आने के बाद फिर उठ के खड़े होना पड़ता है कि संस्था के लिए खड़ा होना, संस्था को चलाना, संस्था में अच्छे लोगों को जोड़ना, ये आज की डेट में एक होता है ना, एक इमेज बिल्डिंग, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हम कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ये हमारी एक संस्था की विशेषता है। एक ट्रांसपेरेंसी इसकी विशेषता है। हमारा पेरेंट आकर अकाउंट्स चेक कर सकता है, हमारा पेरेंट उस सीट पर बैठ सकता है, हमारा पेरेंट संस्था के अंदर रहता भी है और आगे भी जुड़ने वाले पेरेंट्स को ये स्वतंत्रता है। तो मुझे जो मेन फ्यूचर अगर मैं इसका देखूं तो मैं यही चाहूंगी कि हमारे मरणोपरांत भी, मतलब मेरे और मेरे पति के मरने के बाद भी निदान संस्था को चलते रहना चाहिए। उसके लिए हम एक पूर्व तैयारी करके जाएं, ईश्वर हमें सामर्थ्य दे, लोगों का हमें सहयोग मिले और पालक अभी से जुड़ते चले जाएं और इसको टेक ओवर कर ले, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें होने वाली है, क्योंकि हम चाहते भी हैं। और बच्चे यहीं पे देखिए, यहीं के बच्चे यहीं पे कुछ इंटरनल रेवेन्यू जनरेट करें, बिजी रहें, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा व्यस्त रहे, खुश रहे, मस्त रहे। देखिए खुशी सबसे पहले टॉप पर होती है। वो सब चीजें हमको इंश्योर करनी होती है, जो हम कर रहे हैं। विजन सिर्फ इतना ही है, एक सस्टेनेबल मॉडल हम इसको बना लें, ताकि आने वाले दिनों में भी ये संस्था निर्विघ्न रूप से संचालित होती रहे। ये हमारा एक विजन है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी viewers, if you are watching us live, please put hashtag live, and if you are going to watch it later, put hashtag repost, or you can subscribe to our channel. It's there on the ticker on the screen. Subscribe to our YouTube channel @NNW3132. We are there on LinkedIn, Facebook. You can join our Facebook group, Change Makers Network. Is funding really an issue for you? Still an issue for you? हालांकि आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो एफ्लुएंट फैमिली से हैं, दे आर हेल्पिंग यू, बट सरकार की तरफ से आपको फंड्स या फिर कुछ और, जैसे पब्लिक डोनर्स, मतलब ऐसी बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं जो कि मदद करती हैं, इनसे आपको फंडिंग आती है? इट्स नॉट इजी टू गेट गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है। आप जानते हैं मैं एक शिक्षक हूँ, तो आप समझते हैं कि उस लेवल तक जाकर शायद हम नहीं कर पाते हैं जो वहां के प्रोसेस है। लेकिन CSR के लिए हम बिल्कुल एलिजिबल हैं। हमारे पास 12 है, ATG है, हमारी जो ट्रांसपेरेंट, इसके लिए हमें LIC का भी मैं इस फोरम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक बस दी है। और आगे भी हम एक कुछ प्रोजेक्ट्स बना के CSR के लिए हम जाएंगे, क्योंकि हम CSR की सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं। दिक्कत कब आती है जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। देखिए हेल्थ की बात वो भी करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हमें थोड़ा सा कन्विंसिंग पावर ज्यादा लगता है, ये बताने के लिए कि आपके द्वारा दिया गया जो भी अमाउंट है या कैश है, काइंड है, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं जो इन बच्चों के लिए, अगर मैं आज बताऊं कि अगर मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक
मैं बहुत स्टेमिंग कर रही हूँ, बहुत पुशिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए, जिसको मेरी बॉडी में पूरा रैप किया जाएगा, उसके बाद मुझे प्रेशर दिया जाएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा। तो ये एक अपने आप में एक इक्विपमेंट है, 15 से 20,000 रुपए का आता है। ऐसे कई इक्विपमेंट हैं जो बहुत कॉस्टली आते हैं, जिसको एक संस्था को लेकर आना, संस्था को खरीदना चैलेंजिंग होता है। तो हम छोटे-छोटे फंड रेज़ करते हैं, ताकि हमें ये इक्विपमेंट मिल जाए। अभी हम छोटे-छोटे फंड रेज़ करके अपना काम चला लेते हैं। द मोमेंट वी गेट द अमाउंट, वी स्टॉप द फंड रेज़िंग। तो अभी हम अपने वेल विशर्स को शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं, सोशल मीडिया में भी शेयर करते हैं, और द मोमेंट वी गेट द अमाउंट, वी क्लोज़ इट। बट इन लॉन्ग रन, जो आप कह रहे हैं फंड, वी डू लुक फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट फंड टू। ईमानदारी से अगर हमें फंडिंग मिलती है तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और संस्था सामने है, आगे से आकर अगर हमें सरकार, केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। कुछ की जानकारी हमको है, कुछ की जानकारी, हमारी भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करना है। मुझे लगता है कि उसके बाद हम आज फंड कोई इशू है ऐसा अगर आप पूछेंगी, तो फंड है इशू, क्योंकि अभी बिल्डिंग, रेंटेड बिल्डिंग को हम खड़े पैर 6 महीने भी हमें नहीं हुए और हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो पूरा एक अंदर तक आक्रोश भी है, क्रोध भी है कि एक ऐसी बिल्डिंग को हमें आज, मैं आप ही के फोरम से कहना चाहूंगी, क्योंकि कई बार होता है ना, दुखती रग को कोई अगर ऐसे छू ले, तो वैसे ही कुछ है कि हमें खड़े पैर शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमसे वादा किया गया वो वादा हमसे नहीं पूरा किया गया। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि बच्चों को लेकर खड़े पैर बारिश के मौसम में निकलना कहीं पर इतना आसान नहीं होता, पर हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर हमें जाना पड़ रहा है। जो जो हमसे कहा गया वो हमसे नहीं, सामने वाले ने किया, क्योंकि रेंटेड बिल्डिंग आपको पता ही है कि लैंड ओनर्स की अपनी मर्जी चलती है। तो कई तरह के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं मैम, इससे पहले भी हमें ये एक अनुभव हो चुका है। तो ये शायद हो सकता है हम पिट-पिट के और तप-तप के निकल रहे हैं, अच्छी हमारी पिटाई-कुटाई होती है, फिर हम निखरते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम जोश के साथ खड़े होते हैं। पर यहाँ पर जो ये बीच की जो फंडिंग होती है मैम, इस वक़्त पूरी घर से होती है। अगर बच्चा हमारे दरवाज़े आता है, तो उसको हम पूर्ण रूप से सारी सहायता दें, सारी फैसिलिटीज़ दें जो वो डिज़र्व करता है, ताकि उसे कहीं भटकना नहीं पड़े, एक छत के नीचे सारी सुविधाएँ मिल जाएँ। आपने अभी मेंशन किया वर्चुअल ऑटिज्म, व्हाट इज दैट? आपने एक वार्निंग दी है कि ये एक्सपोजर टू स्क्रीन अ लॉट, द चाइल्ड इज एक्सपोज टू द स्क्रीन। उसके हाथ में मोबाइल है, टैब है, टीवी है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, लैपटॉप है। तो जितना ज्यादा यंग एज में बच्चा स्क्रीन से, हाई पावर रेडिएशन से जो एक्सपोजर हो रहा है, तो वो बोलना आता हुआ भी नहीं बोलता। वर्चुअल ऑटिज्म इसलिए कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा पर हो रहा है ना। बच्चा सोशलाइज नहीं है, बच्चा आंख से आंख नहीं मिला रहा, बच्चा लोगों से मिलना नहीं चाहता, बच्चा लोगों से दूर भागता है, अकेले में बैठना पसंद करता है। उसके हाथ में हो वो और उसका मोबाइल, वो और उसका स्क्रीन, तीसरा वो किसी भी तरह से नहीं। तो ये एक नया कॉइन टर्म है, इट इज वर्चुअल ऑटिज्म। डिजिटल एरा पे, हम डिजिटल एरा में हैं, तब भी आपको फंडिंग की दिक्कत है। डिजिटल एरा में तो पूरा माने ग्लोबल, मैं बताऊँ ग्लोबल विलेज, तब फंडिंग की कैसे दिक्कत है? क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, सो यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन विच कैन हेल्प यू। You're right, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना, हमारी भी अपनी कुछ कमियां हैं। जैसे कमियां इन द सेंस, हमारी टीम उस तरह से हम सशक्त नहीं। अभी जरूर हमारे पास कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इंटर्न्स आते हैं। ऑलमोस्ट हर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का इंटर्न हमारे यहाँ आके जाता है, हमारे बच्चों के साथ वो रहता है, सीखता है, काम करता है। उनका भी हमने एक ग्रुप बना लिया है, उनके भी हम सजेशंस ले रहे हैं। क्योंकि आपने जैसे कहा कि डिजिटल एरा में हमारी कॉन्टैक्ट्स तो बढ़ गई है, हमारी नेटवर्किंग भी बढ़ गई है, हमें अब लोग जानने भी लगे हैं। शायद निदान अपने आप में एक ब्रांड भी बन चुका है, लोग निदान को अच्छे से जानते हैं और ये जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। तो अब हमें लगता है कि हम डिजिटल में और आगे जाएं। डॉक्यूमेंट्री हमारी इंटर्न्स ही बना रहे हैं और उसको हम दिखाएंगे और
और सुझाव लेंगे, और फंडिंग के आने वाले दिनों में हो सकता है प्रॉब्लम हो ही ना। Friends, you can subscribe to our YouTube channel at the rate NNW3132. Indian News World is there on LinkedIn and on Instagram. You can join our Facebook. You can join our Facebook group, Changemakers Network.